अगर आप मकान मालिक हैं या किराएदार हैं तो ये खबर आपके काम की है। दरअसल में दिल्ली एनसीआर में सबसे ज़्यादा जो विवाद रहता है वो मकान मालिक और किराएदार में रहते हैं और ज़्यादातर डिस्प्यूट कोर्ट तक जाते हैं। कोर्ट तक ना पहुंचे इसके लिए भी बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक डिसीजन की चर्चा करते हैं जो कि नोएडा के सेक्टर 107 का है, जहां पर एक मकान पर जबरिया कब्जा किया गया है किराएदार द्वारा। लेकिन एक जजमेंट आता है जिसमें किराएदार पर भारी जुर्माना या करीब करीब 20 लाख के आसपास का जुर्माना लगाया गया। और नोएडा के सेक्टर 107 ग्रेट वैल्यू शरणम सोसाइटी का ये पूरा मामला है। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट के सिंह हैं जिन्होंने इस केस को फाइट किया है। सबसे पहले सर समझेंगे आपसे कि इस पूरे केस के बारे में बताइए। ये केस क्या था और किस तरीके से आपने क्या बेस रखे। देखिए, ये केस ऐसा था कि 2021 में 2019 में रादर इन लोगों ने अपना एक फ्लैट किराए पे दिया, जो मनोरमा देवी जी हैं। तो जो किराएदार थे वो मियाँ बीबी थे, सीनियर सिटीजन्स थे। उनको देख के इनको दे दिया। देने के बाद में क्या होता है, ये 2 साल तो उसका रेंट देती रही, 20,000 रुपये महीने। 2 साल के बाद इनको शायद किसी ने एडवाइस किया या क्या किया, इन्होंने रेंट देना ऑल ऑफ ए सडन बंद कर दिया। रेंट जब ऑल ऑफ ए सडन बंद कर दिया तो आदमी इमीडिएटली ये एज्यूम नहीं करता है कि ये रेंट देना बंद कर देगा या मेरे घर पे कब्जा कर लेगा। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना आदमी रिक्वेस्ट करता है, बात करता है। इन्होंने अपनी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम बताई, उसके चलते 4, 6, 7, 8 महीने निकल गए, साल भर निकल गई। 1 साल के बाद जब मनोरमा देवी जी को ये पता चला कि ये शायद इनकी मंशा गलत है, ये मेरे घर पे कब्जा करना चाहते हैं, जो कि बाद में आपने देखा ऐसा ही हुआ, तो इन्होंने एक लीगल नोटिस दिया। तो लीगल नोटिस देने के बाद लीगल नोटिस के अंदर प्रावधान ये होते हैं, जो यूपी टेनेंसी एक्ट आया है अभी 2021 में, कि विद इन ए मंथ आप या तो रेंट पे कर दें। अगर आप रेंट पे नहीं कर रहे हैं आफ्टर गेटिंग द लीगल नोटिस, तो जो हाउस ओनर है वो कोर्ट में जा सकता है। और कोर्ट में जाने के बाद में अभी जो ये नया कानून आया है, इस नए कानून के आने के बाद में जो मकान मालिक हैं, इवन जो टेनेंट भी हैं, उन सब के जो इंटरेस्ट है उनको सेफ गार्ड किया गया है। और इसमें ये बात भली भांति देखी गई है कि कोई भी अपनी पावर का दुरुपयोग ना कर पाए। तो हम लोग इसमें रेंट अथॉरिटी, इस एक्ट ने एक रेंट अथॉरिटी बनाई है। रेंट अथॉरिटी को एक्चुअली डीएम देखते हैं। डीएम के बिहाफ पे एडीएम फाइनेंस एंड रेवेन्यू देखते हैं। तो एडीएम फाइनेंस और रेवेन्यू की जो कोर्ट है वो रेंटल अथॉरिटी के रूप में काम कर रही थी। इसको लेके हमने ये केस 2023 जुलाई अगस्त में फाइल किया। फाइल करने के बाद में हमारे फैक्ट यही थे कि ये 20,000 रुपये महीना हमने अपना मकान इनको दिया। हमारे मकान की बहुत वैल्यू है, हम विडो हैं, और ये आज 3 साल इसको होने को आए हैं, इन्होंने हमें किराया दिया नहीं है। कोर्ट ने हमारे डॉक्यूमेंट्स का संज्ञान लिया। ऑल ऑफ ए सडन जब कोर्ट ने नोटिस किया जो किराएदार थे उनको, किराएदार एक नए चीज़ के नया नया एक एविडेंस लेके, जो फॉल्स था उसको लेके सामने आ गए कि जी हमने इनको 9 लाख रुपए कैश दे रखा है और हमारा एक करार हुआ है जो फोर्ज था, फर्जी था, और ये हमारा 9 लाख रुपया काट लें। जबकि लॉजिक ये था कि 9 लाख रुपया अगर 20,000 रुपये महीने के हिसाब से भी आप देखते हैं तो वो साल, 2 साल, 3 साल में हो जाता है ओवर। लेकिन इन्होंने बोला नहीं साहब, उसके बाद 9 लाख जिस दिन ख़त्म हो जाएंगे रेंट एग्रीमेंट में, उसके बाद हम सिर्फ 3,000 रुपये महीना देनदार हैं। तो कोर्ट ने यहाँ एक बात समझी कि 3,000 रुपया महीना अगर आप देनदार हैं 9 लाख रुपये कटने के बाद, और जिस फ्लैट का मेंटेनेंस ही 6-7 हज़ार रुपया है, तो मकान मालिक मेंटेनेंस पे करेगा 6,000 और तुमसे लेगा 3,000। तो इसमें कोई लॉजिक समझ में नहीं आया। तो हम लोगों ने आर्गूमेंट्स हुई, हमारे जो भी कुछ था, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चली। और कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में हमने ये बताया कि सर ये एक बहुत बड़ी मेलेडी है, जिसके चलते यूपी एक्ट 2021 यूपी सरकार ने विवश होकर इस एक्ट को लेके आए हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें नोएडा, दिल्ली, एनसीआर में लाखों ऐसे फ्लैट हैं जो मकान मालिक उनको किराए पे नहीं देना चाहते, इसी डर की वजह से। तो आप इसका एक पूरी तरह से संज्ञान लें, इसको नज़ीर बनाएं। तो एडीएम कोर्ट ने संज्ञान लिया, स्टडी करी सारे केस की, और नज़ीर ऐसी बनी इसमें कि एडीएम साहब अभी इस जजमेंट के थ्रू, ये पहला ऐसा जजमेंट है जिसमें 20 से 22 लाख रुपए फाइन किया गया है। अच्छा, वो फाइन का भी एक टेक्निकल आधार है, ऐसा नहीं कि डिस्क्रिशन है कोर्ट का। जी। वो एक्ट के अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है। ये मैं आपको आम जनता के लिए बता देता हूँ। यूपी टेनेंसी एक्ट 2021 में लिखा है कि अगर, क्योंकि ये सब किराएदार सुन लें इस चीज़ को, कि अगर आप ने किराया देना बंद किया और ये प्रूव हो गया कि आप किराएदार हैं, और ये प्रूव हो गया कि मैं मकान मालिक हूँ, तो इस बेस पे वो एक्ट ये कहता है कि पहले 2 महीने जो आप डिफ़ॉल्ट में रहे, उसमें आपका किराया डबल चार्ज किया जाएगा, यानी कि 20,000 का 40,000। उसके बाद देयर आफ्टर 2 मंथ्स 4 गुना,
20,000 का 80,000 रुपया। अब आप लगाइए कि जो आदमी 3 साल से बगैर किराया दिए कुंडली मार के अगर किसी के घर में बैठा है तो उस पर 22 लाख रुपए का ये रेंट एरियर बन गया। अब इसे आप जुर्माना बोले या कुछ भी बोले, तो ये रेंट एरियर बन गया। अब इस मुकदमे में अगर आप देखें तो इसमें उनको आदेश दिया है कि 1 महीने के अंदर आप खाली करें मकान, 1 महीने के अंदर आप ये जो एरियर है जो 20-22 लाख रुपए है इसको पे करें। और ये भी उसमें प्रावधान है कि 1 महीने में अगर इन्होंने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया तो कोर्ट अपने हिसाब से उस आदेश का पालन करवा देगी, चाहे पुलिस बल का यूज़ करे या चाहे जो भी कुछ करे, तो वो पालन तो होना ही है उसका। अब इस समय कितनी ये लंबी लड़ाई चली, अगर बात करें तो कितने वक्त ये जिरह चली आपकी? देखिए सर, लड़ाई देखिए भारतीय कोर्ट हैं, हम लोग जो बोलते हैं कोर्टों में बहुत लंबी लड़ाई है, आजकल ऐसा नहीं है। सिविल के केसों में अगर आप डिलीजेंटली काम करें तो लड़ाई को बहुत आराम से आप 15-16 महीने में या मैक्सिमम 2 साल में ख़त्म कर सकते हैं अगर डिलीजेंटली आप अपेयर होते रहें हर डेट पे। तो ये लड़ाई हमारी करीब 15-16 महीने में हमने ये जजमेंट लेके आ गए अपने हाथ में, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड भी है। सर बात करें तो इस तरीके के दिल्ली एनसीआर में चूंकि केसेस आपके पास भी आते होंगे और इस केस में आप विजय भी हुए हैं, जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में मेजर इशू है ये कि मकान किराए पर दें या ना दें, दें तो किस तरीके के एहतियात बरते जाएं किराएदार के लिए, और किराएदार भी जब मकान ले तो किस तरीके के एहतियात बरतें? देखिए आजकल जितने लैकुना थे, जिन लैकुनास का किराएदार या मकान मालिक फ़ायदा उठाते थे या गलत फ़ायदा उठाते थे, वो सारे इश्यूज एड्रेस कर दिए इस एक्ट में। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा आम जनता को कि अपने फ्लैट्स को आप किराए पे देना चाहते हैं बिल्कुल दें, लेकिन आप अगर कार की स्पीड बढ़ा रहे हैं तो सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। आप जी सीट बेल्ट आप नहीं लगाएंगे तो एक्सीडेंट में आप मारे जाएंगे। तो इसमें सीट बेल्ट के रूप में अगर आप एग्रीमेंट कराते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल है कि अगर आप रेंट एग्रीमेंट करा रहे हैं तो एक तो रेंट एग्रीमेंट आप ऐसे ही ना कराएं कहीं गली कूची से, एक अच्छे एक्सपर्ट की सलाह ले लें, उसमें रेंट एग्रीमेंट कराएं और कोशिश करें कि उसमें जो जरूरी प्रावधान होने चाहिए एग्रीमेंट के अंदर क्लॉजेस वो होने चाहिए। जैसे एक बहुत छोटा सा प्रावधान मैं आपको बताता हूँ जो हर आदमी के लॉजिक समझ में आएगा, कि आप उसमें हमेशा लिखें कि आप रेंट जो पे करेंगे, आप रेंट हमेशा बैंक ट्रांजैक्शन के थ्रू पे करेंगे। यानी कि अगर मैं मकान मालिक हूँ, आप किराएदार हैं, तो मैं उस एग्रीमेंट के अंदर हम म्यूचुअली एग्री करें कि आप मेरा किराया हर महीने मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो जिस दिन आपने डिफ़ॉल्ट करना शुरू किया तो अपने आप प्रूव हो जाएगा कि आपने पैसा देना बंद कर दिया है। तो कैश कंपोनेंट को आप कम रखें इसके अंदर, नंबर 1। नंबर 2, आप डिलीजेंटली आप इसको जो पुलिस के पास वेरिफिकेशंस होती हैं उसको भी कराएं। आप हमेशा कोशिश करें कि आपका जो किराएदार है वो किराएदार बिल्कुल उसके क्रेडेंशियल्स अच्छे होने चाहिए। नंबर 3, इस एक्ट के अंदर ये दिया है कि अगर 11 महीने से ज़्यादा आपका एग्रीमेंट की म्याद है तो उस एग्रीमेंट पे, क्योंकि उस पर आपको स्टेट ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, तो उस एग्रीमेंट की कॉपी 2 महीने के अंदर रेंट अथॉरिटी में जमा कर दें। तो एक तरह से रेंट अथॉरिटी भी आपके साथ में विजिलेंट हो गई कि भाई इस एग्रीमेंट का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर 11 महीने से कम है, क्यों 11 महीने से कम इसलिए लोग करते हैं क्योंकि उसके अंदर आपको स्टेट ड्यूटी पे करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो भी बिल्कुल वैलिड है, आप रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट पे करा सकते हैं। उसके लिए आपको रेंटल अथॉरिटी में जमा करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे तो आप कर सकते हैं। दर्शकों के लिए एक सवाल, दर्शकों की जिज्ञासा होगी, ये रेंट अथॉरिटी कौन सी होती है, कहाँ जमा करना होता है अगर 11 महीने से ज़्यादा का एग्रीमेंट है तो? देखिए रेंट अथॉरिटी अभी ये नया कंसेप्ट है जो यूपी टेनेंसी एक्ट 2021 में आया है। रेंट अथॉरिटी के जो कस्टोडियन हैं वो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ एवरी डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या करते हैं, अपने बिहाफ पे जो उनके एडीएम्स होते हैं, एडीएम कोर्ट्स होती हैं, उनमें से किसी एक एडीएम को, मोस्टली एडीएम फाइनेंस एंड रेवेन्यू को, ये जिम्मेदारी देते हैं कि वो रेंट अथॉरिटी का संचालन करेंगे। तो जो यूपी टेनेंसी एक्ट है उसके अंदर रेंट अथॉरिटी एक तरह से डीएम के अंडर में है और उसको एडीएम उसको देखते हैं। सर आपके हिसाब से मतलब जिस तरीके के ज़्यादा देखे जाते हैं कि लोग कैश कंपोनेंट को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, यानी कैश कंपोनेंट प्रेफरेंस ना दे, बैंक अकाउंट मिले, उस तरीके के क्लॉज डाले, और अगर जो कैश कंपोनेंट लेते हैं उनके लिए? देखिए जो कैश कंपोनेंट लेते हैं उसके लिए अगर आप सपोज प्रावधान करिए आप एग्रीमेंट में, कैश कंपोनेंट अगर आप ले रहे हैं तो उसकी रिसीट दीजिए। आप एक डिमांड नोट जनरेट करिए हर महीने कि आप पर रेंट ड्यू हो गया, आप मुझे कैश दीजिए। कैश जब आप लेते हैं तो मैं आपको रिसीट दूँ कि मैंने आपसे कैश लिया, उसकी रिसीट दे रहा हूँ मैं। उसके बाद
अगर लेट से मैंने आपसे रेंट के अगेंस्ट में 10 लाख रुपए रिकवर कर लिए और मैंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दिखाई, तो आप वहाँ फंस जाएंगे। तो अगर आप कैश कंपोनेंट में डील कर रहे हैं तो वो कैश कंपोनेंट का भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना पड़ेगा आपको। क्योंकि अगर किराएदार भी किराए के रूप में किसी को 10 लाख रुपया दे रहा है तो वो उसकी भी ये जिम्मेदारी है कि वो बताए कि ये मनी जनरेट कहाँ से हुई है, क्या उसने वो मनी इनकम टैक्स में दिखाई है कि नहीं दिखाई है, नहीं तो फिर तो वो ब्लैक मनी हो गई। जी। तो जाहिर तौर पे देखिए ये तमाम बारीकियां थी जो एडवोकेट के सिंह जी ने समझाई हैं, और जाहिर तौर पे ये खबर जो किराएदार हैं और साथ ही मकान मालिक हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि किस तरीके के क्लॉज रेंट के दौरान जो टेनेंट हैं उसके लिए प्रपोज किए जाएं, ताकि इन तमाम तरीके के जो विवाद हैं प्रॉपर्टी में, खासतौर पे जिस तरीके से प्रॉपर्टी कब्जा करने के मामले आते हैं, उन पर कहीं ना कहीं रोक लगाई जा सके। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, नोएडा।